नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद मिश्र एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का विषय है नीति शास्त्र की विधियां। कि नीति शास्त्र को कितनी विधियों में हम बांट सकते हैं। नीति शास्त्र की विधियां नैतिक तथ्यों के अध्ययन के लिए नीति शास्त्रियों ने जिस प्रणाली या पद्धति या विधि का उपयोग किया उसे ही नीति शास्त्र की विधि कहते हैं। नीति शास्त्र के विभिन्न चिंतकों ने भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करके नैतिक समस्याओं का अनुसंधान किया। इन विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है, दो भागों में बांट सकते हैं। पहली विधि है प्राथमिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरा है अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? इस विधि को विश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि में मानव चेतना अथवा मानव स्वभाव का विश्लेषण करके नैतिक तथ्यों का पता लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग सुखवादी, अंतःप्रज्ञावादी और बुद्धिपरतावादी करते हैं। यही लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। सुखवादी, ह्यूम, बेंथम, मिल आदि इस विधि के उपयोग से यह पता लगाते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से छुटकारा चाहता है। अतः हमारा वही कार्य नैतिक है जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, और वह कर्म अनैतिक है जिससे सुख की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। सुखवादी मानव स्वभाव का विश्लेषण करके नैतिक समस्या का अध्ययन करते हैं। अतः इनकी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरे हैं अंतःप्रज्ञावादी। इनका क्या विचार है? इनमें है मार्टिन्यू, क्लार्क, हचिसन आदि ऐसे नैतिक दार्शनिक हैं जो इस विधि का उपयोग करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य के अंदर सद असद, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक समझने की चेतना रहती है। इस चेतना के विश्लेषण से यह पता चल जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के
औचित्य और अनौचित्य का ज्ञान इसी से साक्षात रूप में हो जाता है। अगला है बुद्धिपरतावादी। बुद्धिपरतावादी बुद्धि मानव स्वभाव का आवश्यक तत्व है। बुद्धि से ही सामान्य और सार्वभौम नैतिकता का ज्ञान हो पाता है। कांट ने मानव स्वभाव के इस तत्व को अत्यधिक महत्व दिया है और इसी से नैतिक जीवन की समस्याओं को हल करने का मार्ग भी प्रदर्शित किया है। मनोवैज्ञानिक विधि की आलोचना, इसकी आलोचना देख लेते हैं। आलोचना प्रोफेसर सेथ ने इस विधि की आलोचना यह बात कहकर की कि मनोवैज्ञानिक विधि नैतिक विधि नहीं हो सकती। नैतिक चेतना मनोविज्ञान की दृष्टि में एक घटना मात्र है। मनोविज्ञान उसके मूल्यांकन से संबंध नहीं रखता। नैतिक चेतना का महत्व और मूल्यांकन नीतिशास्त्र ही कर सकता है। दूसरा क्या है? मनोविज्ञान में मानसिक घटनाएं घटती हैं, उसी प्रकार उसी रूप में उनका अध्ययन होता है। जैसे घटनाएं घटती हैं वैसे उनका अध्ययन होता है। मनोविज्ञान इन घटनाओं का आदर्श के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन और मूल्यांकन नहीं करता। मनोविज्ञान वास्तविक तथ्यों का पता लगाता है परंतु आदर्श की वास्तविक तथ्यों के संबंध में व्याख्या नहीं करता। दूसरी विधि है अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि क्या है? इस विधि में अनुभव की अपेक्षा बुद्धि के द्वारा आदर्श का निरूपण करके नैतिक समस्या हल करते हैं। इस विधि को अनुभवातीत विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख 3 विधियां आती हैं: प्रकृतिवादी अथवा जैविक विधि, ऐतिहासिक विधि और दार्शनिक या तात्विक विधि। सर्वप्रथम हम प्रकृतिवादी अथवा जैविक विधि का अध्ययन करते हैं। प्रकृतिवादी अथवा जैविक विधि। हार्बर्ट स्पेंसर नीतिशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रकृतिवादी अथवा जैविक विधि का उपयोग करते हैं। इनकी दृष्टि में नैतिक नियम जैविक तथा भौतिक नियमों से निर्गत किए जाते हैं। स्पेंसर के अनुसार नैतिकता का विकास आदिम मनुष्यों और पशु के जीवन तथा कर्मों से हुआ है। इनका दृष्टिकोण प्रकृतिवादी या भौतिकतावादी है। जीवन प्राकृतिक नियमों से परिचालित होता है। प्राकृतिक नियमों से ही यह जीवन चलता है। यह जीवन भौतिक और प्रकृति की जड़ शक्तियों का परिणाम ही है। इसलिए नैतिक जीवन के अध्ययन के लिए प्रकृतिवादी विधि का उपयोग होना चाहिए, ये हार्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। अमनोवैज्ञानिक विधि की
आलोचना भी हुई। आलोचना, देखते हैं क्या हुई आलोचना। नीति शास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान की विधि से आदर्श मूलक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता। आदर्श की व्याख्या तथ्यों से नहीं की जा सकती। नीति शास्त्र का संबंध है से नहीं है, चाहिए से है। प्राकृतिक या जैविक विधि नीति शास्त्र की विधि नहीं हो सकती। ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि, ऐतिहासिक विधि क्या है? 12 नंबर। इस विधि के प्रमुख समर्थक स्टीफन है। स्टीफन है। इनके अनुसार ऐतिहासिक विधि ही नीति शास्त्र की विधि है। यह ऐतिहासिक विधि को ही नीति शास्त्र की विधि मानते हैं। ऐतिहासिक विधि नैतिक जीवन का विकास अभ्यस्त मनुष्यों के रीति रिवाजों और परंपराओं से हुआ मानती है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक विधि का विकास मनुष्यों के रीति रिवाजों और परंपराओं से हुआ है। अतः नीति शास्त्र समाज शास्त्र की ही एक शाखा है। नैतिक नियमों के विकास का अध्ययन सामाजिक अध्ययन से किया जा सकता है। नैतिकता सामाजिक विकास का परिणाम है। अतः इसकी विधि ऐतिहासिक विधि कही जाती है। इस विधि की भी आलोचना हुई। इसकी आलोचना में क्या कहा गया कि नीति शास्त्र प्राकृतिक नियमों का विज्ञान नहीं है, चूंकि ये आदर्श मूलक विज्ञान है। अतः इसका कार्य नैतिक विचारों का ऐतिहासिक विकास दिखाना न होकर नैतिक आदर्शों की तुलना तथा मूल्यांकन करना है। नीति शास्त्र का मूल विषय ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि आदर्शों की व्याख्या और अर्थ निर्धारण करना है। ऐतिहासिक विधि आदर्श के रूप में स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकती। यह केवल तथ्यों के स्वरूप का निर्धारण करती है। अतः नीति शास्त्र की विधि ऐतिहासिक विधि नहीं हो सकती। अगली विधि है दार्शनिक या तात्विक विधि। इस विधि में नैतिक नियमों को तात्विक सिद्धांतों से प्राप्त किया जाता है। प्लेटो, अरस्तु, स्पिनोजा, हेगल तथा ग्रीन आदि दार्शनिकों ने दार्शनिक या तात्विक विधि का प्रयोग किया है। इन दार्शनिकों ने नैतिक विचारों को तात्विक विचारों पर आधारित माना है। मनुष्य में जितने भी आदर्श हैं वह ईश्वर के ही कारण हैं। यह ईश्वर उसी पूर्ण तत्व की अभिव्यक्ति है। ईश्वर संपूर्ण आदर्शों का शाश्वत स्वरूप है। मनुष्य की नैतिकता अपूर्ण है। अतः उसका लक्ष्य, उसका आदर्श ही उस व्यक्ति का सर्वोच्च शुभ है। अतः नीति शास्त्र के अध्ययन के लिए तात्विक दृष्टि से विचार करना होगा। यही दार्शनिक या तात्विक विधि नीति शास्त्र की विधि कही जाती है। इस विधि की भी आलोचना हुई। नीति शास्त्र मात्र दर्शन की एक शाखा ही नहीं, वरन आदर्श मूलक विज्ञान भी है। इसका लक्ष्य आदर्श स्थापित करना है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अतः इसकी विधि दार्शनिक या तात्विक विधि नहीं हो सकती।
क्योंकि तात्विक नियमों से नैतिक नियमों को प्राप्त करना उचित नहीं है, उचित नहीं है। धन्यवाद।